तो नीट एग्जाम पर बवाल, सुप्रीम कोर्ट के सवाल। नीट मामले पर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को फिर से सुनवाई। बेहद गंभीर विषय, लाखों छात्रों का भविष्य दांव पर। और कोर्ट ने जिस तरह से इस पूरे मामले को लेकर टिप्पणी की, इससे संकेत साफ है कि कोर्ट सख्त दिखाई दे रहा है, सचेत भी कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो छात्रों की तकलीफ समझती है। एनटीए को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर मामले में 0.1% यानी कि 1% भी गड़बड़ी हुई तो इसको गंभीरता से जांच करनी चाहिए। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि गलती हुई है तो उसे स्वीकार करना चाहिए। एनटीए को परीक्षा में गड़बड़ी और पेपर लीक की शिकायतों को लेकर सड़क से अदालत तक छात्रों का दर्द सुप्रीम कोर्ट को भी अब महसूस होने लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को नीट में गड़बड़ियों के बारे में दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान अपनी बात रखते हुए कहा, इसका संकेत देते हुए कहा कि अगर किसी की ओर से 0.1% भी लापरवाही हुई है तो उसे गंभीरता से जांच होनी चाहिए उसकी। अब ऐसे में सवाल खड़े हो रहे हैं कि रास्ता क्या निकला जाएगा। और वही टिप्पणियां हैं इस पूरे मामले को लेकर बताती है कि सुप्रीम कोर्ट भी अब इस पे कोई फैसला जल्द ले सकता है। एनटीए पर सुप्रीम कोर्ट ने 4 सख्त टिप्पणियां की है और उन्हीं टिप्पणियों का हम जिक्र कर रहे हैं। क्या टिप्पणियां की? एनटीए पर सुप्रीम कोर्ट ने जो 4 सख्त टिप्पणियां की हैं, उन्होंने कहा कि अगर, प्लीज मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा, वही है। और यह टिप्पणी, अगर 0.1% भी लापरवाही हुई है तो उससे पूरी तरह से निपटा जाना चाहिए। पहली टिप्पणी। दूसरी टिप्पणी, यहां पर उन्होंने यह कहा कि बच्चों ने परीक्षा की तैयारी की है, हम उसकी मेहनत को नहीं भूल सकते। एनटीए पर सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी कहती है कि कल्पना कीजिए सिस्टम से धोखाधड़ी करने वाला डॉक्टर बन जाता है, ऐसा उम्मीदवार समाज के लिए और भी ज्यादा खतरनाक है। 2015 का भी दौर था, तब उस वक्त भी एक ऐसा ही मामला सामने आया था। लेकिन जो टिप्पणियां की गई हैं उसके बाद से सवाल खड़े हो रहे हैं। 4 याचिका इस पूरे मामले को लेकर आई। अब इस पूरे मामले पर 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। याचिकाकर्ता शिवांगी मिश्रा, जिसमें याचिका में कहा गया कि काउंसलिंग पर रोक लगा दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा काउंसलिंग पर रोक से अभी फिलहाल जो है सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। अब अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी। एक ऐसी याचिकाकर्ता अलक पांडे ने याचिका में कहा कि 1563 स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स क्यों दिए गए, जिसको लेकर बार बार सवाल उठे। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एनटीए ने ग्रेस मार्क्स रद्द किए हैं, ये एग्जाम के निर्देश दिए हैं। अब इस मामले में भी अगली सुनवाई 8 जुलाई को है। यानी लाखों की डील जिसका जिक्र किया जा रहा है, सवाल बताए गए, जवाब रटाए गए और नतीजे आपके सामने।
और गलती हुई तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है स्वीकार करिए, नहीं तो फिर क्या? यानी नीट के मामले पर सुप्रीम कोर्ट की एनटीए को चेतावनी भी मिल गई है। मगर सवाल यह है कि आखिरकार कब तक जारी रहेगा पेपर लीक का सिलसिला? सुप्रीम कोर्ट ने सचेत किया है, अब जागेगा जिम्मेदार विभाग। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, हमारे साथ जुड़ेंगे मेहमान। लेकिन आपको शिक्षा मंत्री के सुनाते हैं 3 बयान, और वो 3 बयान सुनने के बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, जहां पर उन्होंने विभाग को संभालते हुए पहले मना किया कि एग्जाम में कोई दिक्कत, कोई गड़बड़ी नहीं हुई, फिर बाद में माना कि हां दिक्कत हुई। सुनिए जरा। कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है, ऐसा कुछ कोर्ट के सामने आएगा। निश्चित कोर्ट में हुआ है, अभी डाली गई है अर्जी, अगर किसी ने अर्जी डाला है तो प्रमाण है क्या? भारत सरकार और उसकी इंस्ट्रूमेंट एनटीए कमिटेड है बच्चों को ट्रांसपेरेंट तरीका से अपनी संतुष्टि से न्याय देने के लिए। इस बार 24 लाख बच्चे सक्सेसफुली एग्जामिनेशन भी दिए हैं। मैं सरकार की ओर से सारे विद्यार्थियों को आश्वस्त करता हूं, पारदर्शी तरीका अपनाई जाएगी, कोई घबराने के कारण नहीं है। परीक्षा अच्छी हुई है, 1-2 जाके घटना संज्ञान में आई है, उसमें भी जो इंक्वायरी चल रही है, जो कोर्ट की संज्ञान में रहेगा, जो कोर्ट कहेगा ऐसे कर लिया जाएगा। 2 जगह पे कुछ गड़बड़ियों की भी ध्यान आई है। मैं छात्रों को और अभिभावकों को आश्वस्त करता हूं, उसको भी सरकार बड़ी गंभीरता के साथ लिया है। अधिकारी हो, एनटीए की कितने भी बड़े दायित्वधारी हो, अगर वो उनमें गुनहगार पाए जाएंगे उनको भी छोड़ा नहीं जाएगा, और एनटीए में बहुत सुधार की आवश्यकता है। तो ये 3 बयानों का जिक्र हम कर रहे थे। अब सीधा रुख करेंगे मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान शामिल हो रहे हैं, अनीता अग्रवाल जी हैं, बीजेपी का चेहरा है। डॉक्टर HN उपाध्याय जी हैं, कांग्रेस का चेहरा है। हमारे साथ निपुण जी हैं, अक्सर आप इन्हें राजनीतिक विशेषज्ञ के रूप में देखते हैं, लेकिन एक चेहरा इनका जो पहला चेहरा है वो शिक्षक का है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बेहद गंभीर विषय पर मैं चर्चा की शुरुआत निपुण जी आपके साथ करना चाहूंगा। इस पूरे मामले को लेकर कई सवाल हैं। बतौर शिक्षक आप इस पूरी घटना को किस तरह से देखते हैं, जहां पर 24 लाख छात्रों का भविष्य दांव पर लग गया, और अब सुप्रीम कोर्ट की ये 4 टिप्पणियां जिसका जिक्र हमने किया, आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, मैं इतनी बात जरूर कहूंगा, तो मेरी बात तो छात्रों की जगह अपने बात कही। लेकिन मैं मानता हूँ कि छात्र जीवन जो है ना बड़ी चुनौतियों वाला होता है और बहुत ही असमंजस वाला होता है कि मेरा करियर क्या होने वाला है, क्या क्या होगा, कितनी मतलब बहुत सारे उसके मन में बहुत सारे वो रहते हैं। और तब इस प्रकार का कोई इंसिडेंट उसके जीवन में हो जाए तो वो पूरी तैयारी करता है, कोई 1 साल की तैयारी, कोई 2 साल की, कोई 3 साल की तैयारी, और तो इस तरह का जब इंसिडेंट होता है तो उसका जो एक वेट होता है के प्रति, एक व्यवस्था के प्रति, वो कहीं ना कहीं टूटता है। और बात यहाँ पे दिल्ली के एनटीए के प्रति उनका वेट टूटा, बात एक पूरा सिस्टम के प्रति इस प्रकार का क्या होता है, ब्रेकडाउन उनके मन में होता है। और मैं मानता हूँ कि जो युवा है वो आज इसके वर्तमान भारत का एक आधार स्तंभ है, एक पिलर है। हम जब कहते हैं 65% आबादी यानी कि युवा भारत है, और इस युवा भारत की स्थिति में सरकार से होती है तो कहीं ना कहीं नहीं निपुण जी, ये युवा भारत की बातें कहकर राजनीतिक दल वोट मांगते हैं। यही राजनीतिक दल चाहे सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, युवाओं के लिए ये करेंगे, युवाओं के लिए वो करेंगे। और इस तरह की जो सबसे बड़ी परीक्षाओं में एक परीक्षा है, उसके पेपर लीक की घटना सामने आती है, और सब राजनीतिक दल फिर सत्ता में आने के बाद खामोश हो जाते हैं। बिल्कुल, मैं वही बात कह रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि यही कहीं ना कहीं देखिए बात ये भी ऐसी लगती कि 12th के बाद का एग्जाम और 12th के बाद ही हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम शुरू होते हैं, और पहले एग्जाम में तो इस प्रकार के इंसिडेंट के साथ हो जाता है तो उसके मन के ऊपर जो एक युवा मन है, एक किशोर अवस्था वाला मन है, उस अवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है, एक बड़ा ही संवेदनशील, और मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा संवेदनशीलता के साथ चिंता का भी प्रश्न है कि अगर इस तरह के युवाओं को भटकाव की स्थिति होती है, सुसाइड करते हैं, बहुत सारी बातें होती है, तो निश्चित रूप से चिंता व्यक्त होनी चाहिए। और मैं पहल करूंगा, शिक्षा मंत्री जी ने जैसे कहा कि बिल्कुल इसमें जायज चीजें हुई है, सुधार की आवश्यकता है, उनके बात को सुधार के बात
कानून के साथ उनकी नहीं, भाई हमारे व्यवस्था चल रही है, संविधान चल रहा है, कानून के साथ चलता है। दोषी चाहे 1% का हो चाहे 0.1% का हो, कोई भी है, यानी कि पारदर्शिता होनी चाहिए और अकाउंटेबिलिटी से बचा नहीं जा सकता। विपुल जी, मैं आपके पास आऊं, मैं बात को समझूंगा अभी आपसे और आगे भी समझने की कोशिश करूंगा कि आखिरकार इस पूरे मामले का अब रास्ता क्या निकल सकता है, क्योंकि दो अलग अलग पहलू हैं। और मैं आपसे गुजारिश भी करूंगा कि अगर फोन प्लीज कान पर लगा पाएं, क्योंकि बहुत लोग इस वक्त आपको सुन और देख रहे हैं, ताकि आपकी आवाज क्लियर जा पाए, ऑडियो क्लियर जाए। अनीता अग्रवाल जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। ये नीट मामले को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणियां की है, आप मानते हैं कि चूक हुई, गलती हुई है? अनीता अग्रवाल जी का ऑडियो प्लीज। जी हाँ, हम ये मानते हैं कहीं ना कहीं तो चूक हुई है, कहीं ना कहीं तो कुछ गलती हुई है, तभी सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा है, कुछ ना कुछ तो है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये कहा गया है इन 24 लाख बच्चों से माफी मांगेंगी? ठीक है, माफी मांगने की बात, माफी मांगने में कोई दिक्कत नहीं बच्चों से माफी मांगने में, लेकिन मैं इतना कहती हूँ कि इस पे जो भी गुनाह रहा होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि तो आप मना कर रहे थे, कुछ ऐसा हुआ ही नहीं। देखिए, हमने कहा ना इसमें थोड़ी सी एनटीए में थोड़ी सी सुधार की जरूरत है, अभी भी हम मानते हैं। थोड़े से सुधार की जरूरत नहीं है मैडम, बहुत सुधार की जरूरत है। आप मानते हैं इसमें सुधार की आवश्यकता है, सुधार होगा, और सबसे बड़ी बात है जो भी गुनाहगार होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। मैडम आप ये बार बार दलीलें देते हैं सब मिलकर कि हर बार हम रास्ता खोज रहे हैं। पेपर लीक को लेकर एक से एक बड़ी घटनाएं हुई और हर किसी के राज्य में हुई, सत्ता पक्ष या विपक्ष, और रास्ता समाधान क्या निकला? आपने बताया कि हमने कानून कड़े कर दिए और उसके बावजूद भी पेपर लीक हुए। आपने कहा संपत्ति कुर्क हो गई, उसके बावजूद भी पेपर लीक हुए। आपने कहा कि बुलडोजर चला दिए गए उनके घरों पर, फिर भी पेपर लीक हुए। तो मैडम फिर कौन जिम्मेदार है, यह भी बता दीजिए। देखिए, जिम्मेदार हम मानते हैं कि सरकार ही होती है, लेकिन सबसे बड़ी बात है व्यवस्था को सुधरने में समय लगता है। आज से चल, लेकिन फिर भी काफी सुधार है। हाँ, तो मैंने कहा ना, सत्ता में 10 साल हो गए, लेकिन सुधरने में टाइम लगता है। सुधार आया है, काफी सुधार आया है, लेकिन इसमें भी आप दो देशों के बीच चल रहे युद्ध को रोकने का क्रेडिट लेते हैं कि हमने युद्ध रुकवा दिया, यहाँ पेपर लीक नहीं रुका पा रहे आप। बिल्कुल रुकेगा, आप देखें, निश्चित रुकेगा, ऐसा नहीं कि नहीं रुकेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है मामला जब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है, तब मैं आंकड़ा पढ़ रहा हूं अनीता जी आपके सामने, और इस आंकड़े को बड़े ध्यान से सुनिएगा। पिछले एक साल में 63 लाख बच्चों ने परीक्षाएं दी हैं, एंट्रेंस एग्जाम ऐसे, और पेपर लीक के चलते वो प्रभावित हुए। फिर हम किस व्यवस्था का जिक्र कर रहे हैं यहां बैठ के? 63 लाख बच्चे, और हो सकता है इसमें आपका भी कोई बच्चा हो, आपके परिवार का सदस्य हो। देखिए, परिवार का, हमारे जो देश के बच्चे सारे हमारे बच्चे से, परिवार वाली बात ही नहीं। हम तो सबको हटा सकते, विकास को लेकर चलते, अपने परिवार के लेके बात करें। बच्चों के साथ अगर कुछ गलत होता है तो वो गलत है, हम मानते हैं उसको, हमारे परिवार का हो चाहे किसी परिवार का हो। लेकिन एक बात है, इसमें काफी कुछ सुधार हो, काफी सुधार होने की आवश्यकता है, उसको किया जा रहा है, उसको मानते हैं कि इसमें कहीं ना कहीं त्रुटि हुई है। उपाध्याय जी, ये वो टिप्पणियां हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए पर की हैं, जिसे हम दिखा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि अब आगे क्या होने वाला है? 8 जुलाई को इस पूरे मामले की अगली सुनवाई की तारीख मुकर्रर हुई है उपाध्याय जी, और आरोप यह है कि आप सिर्फ इस पूरे मामले को लेकर सियासत कर रहे हैं। उपाध्याय जी का ऑडियो प्लीज। उपाध्याय जी अनम्यूट कर लीजिए सर, म्यूट अनम्यूट का चक्कर है आपका। उपाध्याय जी आवाज आ रही मेरी आपको? उपाध्याय जी प्लीज, आपके फोन में कुछ दिक्कत है, म्यूट अनम्यूट का चक्कर है, नहीं संपर्क हो पा रहा, दोबारा कोशिश करिए। कुलदीप मलिक भी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन गया। डॉक्टर कुलदीप मलिक, आपको बता दें, ये भी शिक्षक हैं और अक्सर ऐसे मुद्दों को अपनी बुलंद आवाज से मुखरता के साथ उठाते हैं। डॉक्टर कुलदीप मलिक जी, तिलक जी, नीट के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सवाल उठे और कोर्ट ने जो टिप्पणी की है वो मैं आपके सामने एक बार फिर से पढ़ देता हूं। जी,
कोर्ट यह कह रहा है कि अगर 0.1% भी लापरवाही हुई तो उससे पूरी तरह से निपटा जाना चाहिए। बच्चों ने परीक्षा की तैयारी की, हम उनकी मेहनत को नहीं भूल सकते, कोर्ट कह रहा है जी। कोर्ट का अगला कहना यह है कि कल्पना कीजिए, यह बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, कल्पना कीजिए सिस्टम से धोखाधड़ी करने वाला डॉक्टर बन जाता है। ऐसे उम्मीदवार समाज के लिए और ज्यादा खतरनाक है। यह पूरी व्यवस्था पर सवाल है साहब, नहीं कुलदीप जी? जी 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 बिल्कुल तिलक जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि पूरी व्यवस्था के पे सवाल है। और मैं आपको ये बता दूं, और खास तौर से जो आपके दर्शक हैं उनकी जानकारी के लिए बताऊं कि नीट का एग्जाम ये हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ा एग्जाम है। इसमें अगर इस बार की बात करें तो लगभग 24 लाख अभ्यर्थी जो है शामिल हुए, और अगर उनको ये पता चला कि भाई उनका पेपर लीक होगा, और पेपर एक जगह लीक नहीं हुआ तिलक जी, ये पेपर गुजरात में भी लीक हुआ, और गुजरात में जिस तरीके से पेपर लीक हुआ और 60-60 लाख रुपए में ये पेपर बिका, अपने आप में जो सिस्टम है और खास तौर से जो शिक्षा व्यवस्था हिंदुस्तान के अंदर है उसके ऊपर एक करारा चपत है। और हमें यह भी सोचना पड़ेगा कि भाई पेपर लीक की ये पहली घटना नहीं। आप मुझे बता दो, किसी भी एग्जाम का पेपर किसी भी राज्य में कहीं पर भी लीक हो रहा, क्यों भाई? स्टूडेंट्स का क्या मजाक बना रखा आपने? एक स्टूडेंट जब भारी भरकम तरीके से, पहली तो बात आप स्टूडेंट्स की जो है संख्या देखो, कितनी सीट होती है और उनपे कितने स्टूडेंट्स जो है एग्जाम में जो है बैठते हैं, और इसके बाद पता चलता है कि भाई उनका पेपर लीक होगा। तो भाई कैसे काम चलेगा? किस तरीके से? आज देश का युवा परेशान है, देश के अंदर अभ्यर्थी परेशान है। आज अभ्यर्थी सुसाइड कर रहे हैं, सबसे ज्यादा युवा इस देश में जो है सुसाइड कर रहे हैं, और सरकार उनका डाटा भी छिपा रही, कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से एक चिंता का विषय। और तिलक जी मैं बता दूं कि हिंदुस्तान के अंदर जो शिक्षा व्यवस्था है, क्या ये शिक्षा व्यवस्था ऐसी बना दी गई कि इसमें केवल और केवल अमीर का बच्चा पढ़ेगा, गरीब का बच्चा इसमें नहीं पढ़ेगा? आप देखिए, मैं बार बार अलग अलग मंचों से इस बात को कहता हूं कि जैसे ही आज हिंदुस्तान के अंदर कोई बच्चा पैदा होता है, अपनी मां के पेट से जब वो निकलता है तो उसका फ्यूचर डिसाइड हो जाता है। क्या वो सरकारी विद्यालय में पढ़ेगा या प्राइवेट में पढ़ेगा? अगर वो सरकारी विद्यालय में पढ़ेगा तो वो वहां पे जाके उस खाने के लिए उसको खिचड़ी मिलेगी। अगर वो प्राइवेट विद्यालय में पढ़ेगा तो वो बादाम का दूध पिएगा, एसी क्लासरूम में पढ़ेगा। और जब दोनों जो बच्चे हैं ये बाहर निकलते हैं स्कूल से और ये कोई परीक्षा देते हैं, तो जो पैसे वाले का बच्चा है वो अच्छे कोचिंग सेंटर में उसकी तैयारी करेगा, गरीब का बच्चा कैसे उसकी तैयारी करेगा? और इसके बाद तैयारी करने के बाद जो पैसे वालों के बच्चे हैं वे तो भाई पैसे के दम पे जो है पेपर खरीद लेंगे, वे तो पेपर लीक करवा देंगे। क्यों भाई? ये देश की शिक्षा व्यवस्था का तुमने क्या तमाशा बना रखा? और आप कह रहे कि जी ये तो हर राज्य में हो रहा है ना? नहीं तो तिलक जी, मैं हर राज्य की एक दास्तान है सर। बिल्कुल। और पिछले एक साल का जिक्र कर लें तो पिछले एक साल में 63 लाख बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने परीक्षाएं दी, पेपर लीक हुए, पेपर लीक चल के वो प्रभावित हुए। तो हर राज्य की दास्तान है। तो बिल्कुल तिलक जी, मैं हर राज्य की बात कर रहा हूं, और यहां मैं इससे आपकी बात को ही आगे बढ़ा रहा कि हर राज्य में हर पॉलिटिकल पार्टी की सरकार है। खास तौर से आप उन राज्यों की भी बात करें कि जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं, जहां दूसरे राजनीतिक दलों की सरकार है। आप देखो, आप जो है राजस्थान की बात करो, अभी राजस्थान में जो है भाजपा की सरकार है, लेकिन उससे पहले वहां पे कांग्रेस की सरकार थी। आप कर्नाटका की बात करो, आप मध्य प्रदेश की बात करो, ये तमाशा पूरे हिंदुस्तान के अंदर और अलग अलग राज्यों में ये तमाशा मचा रखा। लेकिन कहीं ना कहीं फिलहाल वर्तमान में केंद्र के अंदर जो है एनडीए की सरकार है, अब तो मोदी सरकार भी नहीं रही। और अब जब पिछले 10 साल से मोदी सरकार थी और मोदी सरकार का डंका विश्व में बज रहा था, आपने बताया ये तो दो देशों के बीच में जो है युद्ध रुकवाने के लिए कह रहे थे कि भाई हमने तो युद्ध रुकवा दिया, और पेपर लीक इन पे रुकवाए नहीं जा रहे। मेरे ख्याल से कुलदीप जी ये विषय राजनीतिक लग रहा है आपको? नहीं तिलक जी, ये विषय राजनीतिक नहीं, और हम इसे राजनीतिक उसमें नहीं लेके जा रहे, लेकिन हम तो कहीं ना कहीं शिक्षा व्यवस्था की बात कर रहे। अनीता जी जवाब देना चाह रहे, फिर उपाध्याय जी आपके पास आ रहा हूं। कुलदीप जी सही कह रहे हैं अनीता जी? देखिए कुलदीप जी जो कह रहे हैं हर चीज को राजनीतिक में ले जाना ठीक नहीं है। हमने माना कि देखिए इससे बताए
व्यवस्था में को सुधारने में समय लगता है, व्यवस्था में गड़बड़ी हुई है, कोई ऐसा नहीं कि सरकार में गड़बड़ी है। कितना समय लगेगा व्यवस्था सुधारने में? देखिए काफी कुछ व्यवस्थाएं सुधरी है कि नहीं सुधरी, 10 साल में कितना सुधार आया? 10 साल में राम राज्य आ गया, यही है राम राज्य में आया। राम राज्य शांति राज्य तो आ गया ना, कम से कम आतंकवाद का भय तो दूर हो गया कम से कम। मैडम अभी मैं आतंकी घटनाओं का जिक्र नहीं करना चाह रहा हूं जो कुछ हो रहा है, लेकिन मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूं, ये जो बच्चों का भविष्य दांव पर लग गया, इसका फिर कौन जिम्मेदार है? मैंने कहा ना बच्चों के लिए हम जिम्मेदारी, हमने कहा ना इसको सुधारने की जरूरत है, सुधार हो रहा है, हमसे त्रुटि उसमें त्रुटि हुई अमेरिका नहीं हुई है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का सुधार हो रहा है डिसाइड करेगा और सुप्रीम कोर्ट देखिए भाई अनिता जी को ये कहना पड़ेगा, बोल दिया है बच्चों के साथ खिलवाड़ नहीं होगा, अनिता जी द्वारा हो। अनिता जी बच्चों के साथ राजनीतिक योजना बनाकर राजनीतिक मुद्दा बनाइए, कैसे सुधारा जा सकता है? अगर खुद का बच्चा होता तो सरकार का बचाव हो सकता है, सुझाव कर लीजिए, राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहिए। इसको मैंने क्या कहा ना, इसमें आप सुझाव दे सकते हैं कि क्या सुझाव आ सकता है आपके तरफ से, आप सुझाव दीजिए, उसको सुधारने की कोशिश की जाएगी। डॉक्टर कुलदीप मलिक आपको सुझाव देगा, बच्चे आपके भी बच्चे हमारे भी बच्चे आपके भी हमारे भी देश का भविष्य व्यवस्था को बर्बाद आपने शिक्षा व्यवस्था के अंदर इस शिक्षा के रीढ़ की हड्डी शिक्षक को भी बर्बाद कर दिया, शिक्षक को खत्म कर दिया। क्या हालात है, आपको समझ आती, आप इस समर्थन करेंगे, हम समर्थन करेंगे उस बात का, पानी चाहिए सरकार नहीं रोक पाए। और तिलक जी मुझे सरकार भी नहीं रही, अब तो एनडीए की सरकार आएगी, इनको बताइए कि बच्चों की बात करेंगे, बात करेंगे। अनीता जी एक गुजारिश कर रही हैं आपसे कि आप शिक्षक हैं, आप शिक्षक की बात करिए, बच्चों में इसकी बात करें, राजनीतिक मुद्दा बना के क्यों कह रहे हैं इसको? उपाध्याय जी के पास जाएंगे, उपाध्याय जी के पास जाएंगे, एक मिनट। क्या आपको राजनीतिक मुद्दा बना के अभी नीट पर आएंगे, सिर्फ एक मिनट। नहीं तो मतलब हम राजनीति करेंगे, अगर हम की बात मानी चाहिए। आप इस देश की रिस्पॉन्सिबल जो है नागरिक है और महिला है, महिला के अंदर तो सत्ता बोलने की जो है होती है, और तो जो है अवतार है। आप उपाध्याय जी रहेंगे, प्लीज उपाध्याय जी रहेंगे, उपाध्याय जी रहेंगे। उपाध्याय जी जी, क्या ये पूरा एजुकेशन सिस्टम ही मजाक बन गया है? आवाज आ रही है? जी उपाध्याय जी। जी, सुप्रीम कोर्ट जो कह रहा है, आज हमारे सभी शिक्षक भाई ही ज्यादा जुड़े हैं। आपको मैं बताना चाहता हूं कि मैं भी एक शिक्षक हूं और एजुकेशन विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में 10 साल पढ़ा चुका हूं, टीचिंग विभाग में बीएड के विद्यार्थियों को। तो यहाँ तक आज नीट परीक्षा की बात हो रही है, नीट परीक्षा अब तत्काल की जो समस्या है, जो पूरे देश में एक उफान मचाया हुआ है छात्रों और अभिभावकों में, इस परीक्षा को लेकर जब से आप सोचिए तिलक जी, जो परीक्षा का रिजल्ट 14 जून को आने वाला था, वो 4 जून को रिजल्ट आया। ये संयोग है कि प्रयोग है? क्यों? क्योंकि 4 जून को जब रिजल्ट, चुनाव के रिजल्ट में पूरा देश खोया रहेगा, कोई खुशी कोई गम मचाया रहेगा,
हो हल्ला मचा रहेगा। तो इसमें जो भ्रष्टाचार हुआ है, जो 40-40, 50 लाख रुपया लेकर पेपर लीक कराए गए हैं, नकल कराए गए हैं, रटवाए गए हैं, वो दब जाएगा। और हमारे शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं शुरू में कि इसमें कोई घोटाला नहीं है, कोई पेपर लीक ही नहीं हुआ है। ये दुर्भाग्य की बात है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 0.01% समाधान क्या है? नकल हुई है या पेपर लीक में जो है समस्या हुई है, तो वो जांच होनी चाहिए। ये आपको शिक्षा मंत्री को कहना चाहिए था। वो शुरू से ही अपने अधिकारियों को, INTO को क्लीन चिट दे रहे हैं। इससे जो है भ्रष्टाचारियों का मन बढ़ेगा। और इससे पहले लगभग 10 साल में 41 बार पेपर लीक हो चुके हैं। यहाँ तक कि बोर्ड परीक्षाओं की परीक्षा पेपर लीक हो जा रहे हैं, और ये कह रहे हैं पिछले की सरकार। मैं बता रहा हूँ 1986 की नई शिक्षा नीति के बाद नकल की प्रवृत्ति, पेपर लीक की प्रवृत्ति में रुकावट आई है, कमी आई है, लेकिन फिर भी जो कोचिंग संस्थान है। मैं राजनीति को इस विषय में नहीं घसीटना चाहता था, लेकिन आप अगर राजनीतिक बयान दे रहे हैं तो जो ज्ञान आप यहां बैठकर दे रहे हैं वो अशोक गहलोत को नहीं दिया था आपने जब वो सत्ता में थे। सुनो, हम सबको दे रहे हैं। कोई सरकार, राजस्थान में कितने पेपर लीक हुए उसका आंकड़ा भी है आपके पास? वहां कितने छात्र प्रभावित हुए इन परीक्षाओं के लीक होने से आपको मालूम है? कितनों ने आत्महत्या की राजस्थान में, इसका जिक्र है आपके पास? नहीं है तो सचिन पायलट के पास तो होगा। तिलक जी, अब अगर आप पीछे का ही लेकर रोना रोगेंगे तो वर्तमान की समस्या के समाधान आपने जिक्र किया इस बात का। अगर आपके पास समस्या का समाधान है तो समाधान बताइए। वही तो अनीता अग्रवाल जी पूछ रही है आपसे। क्या अशोक गहलोत की सरकार में कोई परीक्षा रिजल्ट 14 दिन पहले घोषित हो गया, 10 दिन पहले घोषित हो गया? कोई रिजल्ट हो या परिणाम हो बाद में चल सकता है, पहले घोषित नहीं होता है। यानी आप कहीं कहीं कमियां किए हैं। अब 4 जून को ही क्यों रिजल्ट घोषित हुआ? बताइए, इसमें बस सीधा साधा सत्ता है और सरकार की हुई है। आपको शायद अच्छा सवाल होगा। एक बात को और बता दें कि हमारे राज्य में पेपर लीक हुआ, उसके बाद योगी जी ने शक्ति देखी और उनको पकड़ा गया। जैसे आज भी हम उसके साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, इस चीज को हम मानते हैं। हमने कहते हैं विपक्ष होने के नाते बच्चों के हित की बात करिए। राजनीतिक मुद्दे में अगर आपके पास ऐसे कुछ सुझाव है, ऐसी कोई बात तो रखिए लेकर आइए और मतलब यही है सुधार नहीं है। इसको राजनीतिक मुद्दा बना के न केवल बच्चों को हमारे बच्चों के भविष्य की बात है, जब बच्चों के भविष्य की बात करनी चाहिए। उसको राजनीतिक मुद्दा बना के हम योगी जी ने उन लोगों को पकड़ा कि नहीं पकड़ा, सब दूसरे हुआ कि नहीं? अनीता जी एक मिनट प्लीज, निपुण जी अपनी बात रखेंगे। निपुण जी, जो बात उपाध्याय जी कह रहे हैं, ये पूरे मामले को सियासी नजरिए से ही समाधान की तरफ बढ़ा जा सकता है, या एक दूसरे के ऊपर कि भाई आपके राज्य में हुआ तो हमारे राज्य में क्यों नहीं, या हमारे राज्य में हो रहा है तो तुम्हारे राज्य में भी हुआ? निपुण जी का ऑडियो प्लीज। इसमें राजनीति की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। हम कांग्रेस की बहुत से उदाहरण देख सकते हैं, बीजेपी के उदाहरण अब सामने आ रहे हैं, तो हम दोनों की बात करेंगे। इसमें किसी तरह से राजनीति की बात नहीं है। बात है कि जिस प्रकार से पेपर लीक हो रहे हैं, जिस प्रकार की समस्याएं आ रही, प्लीज थोड़ा ऑडियो बढ़ा दीजिए निपुण जी का। हाँ, पूरा एक क्या है आपका गैंग है, जिस प्रकार से काम हो रहा है, जिस प्रकार से प्रक्रिया हो रही है, तो यहाँ राजनीति की बात उनको पकड़े जाने की। मैं यहाँ पे इससे बात कहूंगा कि इस पर पूरा कहीं भी बात आती है, जब हम रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, कानून के शासन की बात करते हैं, तो कानून का शासन सभी के समान है। अगर आरोप लगे है, आरोप में लिख रहा है, कोई भी व्यक्ति देख के बोल सकता है कि 718, 719 आना, नंबर आना पॉसिबल ही नहीं है। जैसे अभी वो बाजी ने बात उठाई कि भाई जो आपका रिजल्ट है वो बाद में आना था, वो पहले ही आ गया, 4 जून को आ गया, जो लेट आना था। तो पर्सन टेस्टर दिख रहा है कि कुछ न कुछ मैटर है, और सुप्रीम कोर्ट इस बात को बोली है। मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि अगर किसी पे आरोप लगे तो उसको खुद आगे कहना चाहिए भाई जांच होनी चाहिए, जांच में जो होगा वो गलत नहीं होगा, वो हो जाएगा। एक तो बात ये, तो मैं कहूंगा कि सरकार हो, न्यायपालिका कोई भी हो, जांच होनी चाहिए, तरीके से होनी चाहिए। एक तो बात
दूसरे तिलक जी में एक बड़ी मुद्दे पर प्रश्न उठाऊंगा। ये जब मैं कुलदीप जी को सुन रहा था तो मुझे प्रश्न उठा कि एक जिम्मेदारी समाज को तो लेनी पड़ी कि हम तो सब क्या करते हैं, सरकार के ऊपर जवाबदेही कर देते हैं और या फिर अमीर गरीब का हम कार्ड खेल देते हैं कि अमीरों के बच्चे कर लेंगे, अमीरों के बच्चे कर लेंगे। अमीरों के बच्चे भी तो नैतिकता का पाठ शुरू से सीखते हैं ना। समाज अपनी जिम्मेदारी से पेपर लीक कराने वाले कौन है? हम ही लोग हैं। हमारे बीच में सही लोग जाके डिमांड करते हैं पेपर लीक कर दीजिए, हम ही लोग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं समाज को भी एक जिम्मेदारी, तो समाज में इस बात को जागृति फैलनी चाहिए कि भाई इस तरह के पेपर लीक होने से जो बच्चा डॉक्टर बनेगा, कल वो मान लीजिए एक बच्चा नहीं, डॉक्टर कुलदीप मलिक दरअसल ये कहना चाह रहे थे कि भाई ये अलग अलग व्यवस्था क्यों, अमीर के लिए अलग, गरीब के लिए अलग क्यों, एक ही शिक्षा व्यवस्था बना दीजिए सबके लिए। तो चीन और रशिया वाला सिस्टम हो जाएगा। बात से वो मैं उसमें जाना चाह रहा हूँ। मैं जो बात कर रहा हूँ ये उठा रहा हूँ कि चाहे वो अमीर का बच्चा हो, गरीब का बच्चा हो, डॉक्टर बन गया तो फेक डिग्री से बना, फेक तरीके से बना, कल को वही अमीर व्यक्ति इलाज के लिए पहुंच जाता है, उसका इलाज डबल हो जाता है, तो नशे में तो सब नशे अमीर से गरीब हो। वो बच्चा आपका डॉक्टर बन के जा सकता है, जहाँ अमीर का इलाज करेगा गरीब का इलाज करेगा। तो समाज में एक इस प्रकार की जागृति फैलाने की जिम्मेदारी मैं समझता हूँ शिक्षकों की है। कुलदीप जी भी शिक्षक है, मैं भी शिक्षक हूँ, उपाध्याय भी शिक्षक है। हम लोगों को जिम्मेदारी उठानी चाहिए। हम शिक्षाओं में इस बात को बोले कि गलत तरीके से सफलता अर्जित कर उसका क्या लाभ मिलेगा। हम भी तो क्या करते हैं, हम भी तो बच्चों को प्रेरित करते हैं। कुलदीप मलिक रिएक्ट करना चाह रहे हैं। कुलदीप जी आदरणीय निपुण जी की बात का जवाब दे रहा डॉक्टर कुलदीप मलिक का केवल और केवल एक ही सपना है कि देश में सम शिक्षा व्यवस्था लागू हो। जरा श्रीमान जी ध्यान से सुनिएगा, कभी हमने और आपने भी शिक्षा ली होगी और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम सरकारी संस्थानों से पढ़े, सरकारी संस्थानों से पढ़े, बिल्कुल कम खर्चे पर पढ़े। और डॉक्टर कुलदीप मलिक पूरी गंभीरता से इस बात को कह रहा कि अगर आज के दौर में डॉक्टर कुलदीप मलिक पैदा हुआ होता तो शायद मेरे मम्मी पिताजी मुझे पढ़ाना पाते। क्यों भाई, आज अमीर के बच्चे तो पढ़ रहे। श्रीमान जी आप क्या बात कर रहे हैं? गरीब का बच्चा कैसे पढ़ेगा? गरीब का बच्चा डॉक्टर कैसे बनेगा, इंजीनियर कैसे बनेगा, साइंटिस्ट कैसे बनेगा? जबकि प्रतिभा अमीर के बच्चे में भी उतनी होती है और गरीब के बच्चे में भी उतनी होती है। डॉक्टर कुलदीप मलिक की केवल और केवल यही चिंता है कि आज बच्चे प्रतिभा के दम पर आगे नहीं बढ़ रहे, आज बच्चे पैसे के दम पर आगे बढ़ रहे। और खासतौर से निपुण जी मैं अपनी बता रहा, मैं खुद अगर अपने परिवार का एग्जाम्पल दूं, मैंने अपने बच्चे को बेनिट यूनिवर्सिटी के अंदर ग्रेटर नोएडा में बीटेक में वहां पे करा रहा। 4 लाख रुपए पर एनम में अपने बच्चे की फीस दे रहा, 2 लाख रुपए उसके हॉस्टल का खर्चा, यानी कि 6 लाख रुपए 1 साल का खर्चा। क्यों भाई, गरीब का बच्चा कैसे बेनिट यूनिवर्सिटी में पढ़ेगा? अब तो बेनिट यूनिवर्सिटी की तो बात छोड़ दो, मैं कह रहा अगर आईआईटी में भी गरीब का बच्चा सिलेक्शन ले लेता है तो 2.5 लाख रुपए फीस है आईआईटी की भी। आप श्रीमान जी इस बात को समझे, अगर एजुकेशन व्यवस्था इतनी खर्चीली हो जाएगी तो ये गरीब के बच्चे कैसे जाएंगे? आप अमीर की बात क्यों कर रहे हैं? आप गरीब की बात क्यों नहीं करते? आप देश में सम शिक्षा व्यवस्था लागू करने की बात क्यों नहीं करते? श्रीमान जी एक मैं आपको बता दूं, सम शिक्षा व्यवस्था का मतलब है सबके लिए समान शिक्षा। गरीब का बच्चा, अमीर का बच्चा, मंत्री का बच्चा, संतरी का बच्चा, क्लर्क का बच्चा, ब्यूरोक्रेट का बच्चा एक ही संस्थान में पढ़े, एक जैसी शिक्षा मिले, एक जैसे शिक्षक मिले और प्रतिभा के दम पर वे आगे बढ़े, न कि पैसे के दम पर। जब मेरी बात सुनिएगा, मैं आपकी बात बहुत धैर्य से सुनी। देखिए आप भी शिक्षक है, मैं भी शिक्षक हूँ, मैं इसी बात आपको बोल रहा हूँ। मुझे आपकी भाषा में ऐसा लग रहा है कि जो मार्क्स की थ्योरी है ना, सर्व शिक्षा की जो बात की जाती है, आप ये बताइए, मैं भी पढ़ा हूँ सरकारी स्कूल में, वीवी इंटर कॉलेज में पढ़ा हूँ, सरकारी स्कूल था, वहाँ मेरी फीस बहुत कम जाती थी और मैं उसकी व्यवस्था से पढ़ के आज यहाँ तक पहुंचा हूँ, मैं बना हूँ। बहुत से बच्चों को मैं जानता हूँ जो गरीब व्यवस्था से कराए। मैं अमीर गरीब की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बात कर रहा हूँ कि अगर आप ये कहते हैं सर्व समान व्यवस्था, सबके लिए शिक्षा, वो संभव ही नहीं। और मुझे अच्छे से याद है जब हम लोग पढ़ा करते थे ना, तो टीचर हमें कैसे पढ़ाया करते थे। टीचर स्कूलों में नहीं आया करते थे, वहां बैठकर स्वेटर बुना करते थे। मुझे पता है कि सरकारी स्कूल में किस प्रकार बच्चों को पढ़ाया, टीचर से कैसे पढ़ाया। तो टीचर अपनी जिम्मेदारी, टीचर होने के नाते ही मैं खुद अपना है ना अपने जगह को देख रहा हूँ, शिक्षक की भी जिम्मेदारी है कि मोरल एजुकेशन जिम्मेदारी ले। हम केवल सरकार पे डाल के नहीं बात करेंगे, मैं कहता हूँ सरकार, समाज और शिक्षक तीनों को जिम्मेदारी उठानी चाहिए। केवल आरोप प्रत्यारोप बात नहीं है। निपुण जी, हर किसी का अपना अपना तर्क हो सकता है, लेकिन जो बात कुलदीप मलिक कह रहे हैं, भाई शिक्षा का अधिकार तो सबको मिलना चाहिए। शिक्षा का अधिकार है, चाहे अमीर का बच्चा हो, गरीब का बच्चा हो। और अगर प्रतिभा की बात है तो एक अखबार फेंकने वाला जो बच्चा है वो राष्ट्रपति भी बन जाता है।
बिल्कुल बनता है। आप सोचिए, अपने काबिलियत के दम पे ना वो साइंटिस्ट बनता है। भाई सांस्कृतिक बने हैं, कलाम साहब बने हैं, हाँ। हमारी इसी प्रणाली से बने हैं। तो और ये- मैं तो ये मानता हूं- लेकिन तिलक भी माफी चाह रहा, बीच में बोल रहा है, पहले पढ़े हुए बच्चे बन गए, आज के बच्चे नहीं बनने गए। एक बात बताओ, जब उनको पढ़ाई के लिए अच्छी व्यवस्था नहीं मिलेगी, अच्छे शिक्षक नहीं मिलेंगे, सरकारी विद्यालयों का हाल देखो, आज के दिन के बच्चे भी डॉक्टर बन रहे हैं, ऐसा नहीं विद्यालयों का हाल देखो, है। गलत कह रहे हैं। आज भी सरकारी स्कूल जो है, आज देखिए नर्मदे से सरकारी स्कूल है ना, ये बहन जी, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आप ये डाटा देखो, पूरे हिंदुस्तान में कितने शिक्षकों के पद खाली है, प्राइमरी से उच्च स्तर तक। आप खाली होने की बढ़ावा और ये क्या आप ले जाओ और प्राइवेट आपने गरीब बच्चे की बात कर रही है, बच्चों की पढ़ाई की बात कर रही है, पढ़ने के लिए मैं बात कर रही बहुत गंभीर विषय। प्लीज एक मिनट अनीता जी, नीट मामले को लेकर इस वक्त पूरा देश आपको सुन रहा है। मैं 3 महत्वपूर्ण सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूं। बताइए। पहला सवाल आपसे मेरा ये कि नीट एग्जाम में घोटाला हुआ कि नहीं? देखिए, उसमें कुछ लापरवाही हुई है, मैं मानती हूँ। लापरवाही एक अलग बात है, घोटाला एक अलग बात है। घोटाला हुआ कि नहीं? मैं लापरवाही मानती हूँ उसको। आप इसको लापरवाही मानते हैं, घोटाला नहीं है? जी हाँ, बिल्कुल घोटाला नहीं, लापरवाही। हरियाणा के एक ही सेंटर से 6 बच्चे टॉपर बने, यह भी संजोग है, ये चूक है, घोटाला नहीं है। इसकी पूरी जांच होगी तो अलग अलग राज्यों में गिरफ्तारियां हो रही हैं, आप इसे चूक मानते हैं? नहीं, सुप्रीम कोर्ट भी इसको लापरवाही मान रहा, ऐसा नहीं है, घोटाला नहीं मान रहा, उसने भी लापरवाही कर दिया है। और लापरवाही वाकई में कहीं ना कहीं हुई है, हम मानते हैं। आप गलत बोल रहे हैं, मैं कोट कर देता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणियां की हैं, मैं एक बार फिर से आपके सामने पढ़ रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर 1% भी 1% भी लापरवाही हुई तो उसे पूरी तरह से निपटा जाना चाहिए। बच्चों ने परीक्षा की तैयारी की, हम उनकी मेहनत को नहीं भूल सकते। फिर उसके बाद उन्होंने जो कहा वो आपकी स्क्रीन पर है कि कल्पना कीजिए सिस्टम से धोखाधड़ी करने वाला डॉक्टर बन जाता है, ऐसा उम्मीदवार समाज के लिए और ज्यादा खतरनाक है। मैंने इसलिए पूछा आपसे, आप कह रहे हैं कि ये चूक हुई है। चूक तो हुई है, कहीं ना कहीं चूक तो है ही है। घोटाला नहीं है, घोटाला नहीं, चूक है, लापरवाही है। मैं आपको आप ही के और हमारे देश के शिक्षा मंत्री के 3 बयान सुनाना चाहता हूं, इजाजत है? शिक्षा मंत्री के बयान अभी आपने सुनाए हैं, मैं दोबारा सुनाना चाहता हूं, सुना दीजिए। सुना दो प्लीज। सुना दीजिए। जरा 3 बयान होंगे धर्मेंद्र प्रधान जी के, शिक्षा मंत्री की जब पद उन्होंने संभाला तब, और उसके बाद, और फिर उसके बाद 3 बयान उन्होंने दिए। प्लीज प्ले करिए। कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है, ऐसा कुछ कोर्ट के सामने आएगा। निश्चित कोर्ट में हुआ है, अर्जी डाली गई है, अर्जी अगर किसी ने अर्जी डाला है तो प्रमाण है क्या? भारत सरकार और उसकी इंस्ट्रूमेंट एनटीए कमिटेड है बच्चों को ट्रांसपेरेंट तरीका से अपनी संतुष्टि से न्याय देने के लिए। इस बार 24 लाख बच्चे सक्सेसफुली एग्जामिनेशन भी दिए हैं। मैं सरकार की ओर से सारे विद्यार्थियों को आश्वस्त करता हूं, पारदर्शी तरीका अपनाई जाएगी, कोई घबराने के कारण नहीं है। परीक्षा अच्छी हुई है, 1-2 जाके घटना संज्ञान में आई है, उसमें भी जो इंक्वायरी चल रही है, जो कोर्ट की संज्ञान में रहेगा, जो कोर्ट कहेगा ऐसे कर लिया जाएगा। 2 जगह पे कुछ गड़बड़ियों की भी ध्यान आई है। मैं छात्रों को और अभिभावकों को आश्वस्त करता हूं, उसको भी सरकार बड़े गंभीरता के साथ लिया है। अधिकारी हो, एनटीए की कितने भी बड़े दायित्वधारी हो,
अगर वो उनमें गुनहगार पाए जाएंगे उनको भी छोड़ा नहीं जाएगा। और एनटीए में बहुत सुधार की आवश्यकता है। प्लीज अनीता अग्रवाल जी, अब स्क्रीन पर। अनीता जी, देश के शिक्षा मंत्री 13 जून को कह रहे थे कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई, 24 घंटे में क्लीन चिट एनटीए को, कोई जांच की जरूरत ही नहीं पड़ी। उन्होंने बिना जांच के कह दिया कि सब कुछ ओके है। फिर 14 जून को उन्होंने इस बात को कहा कि कुछ गड़बड़ी की खबरें आ रही हैं। फिर 16 जून को उन्होंने माना कि हां कुछ गड़बड़ी हुई है, दोषी को बख्शा नहीं जाएगा एनटीए। अब बताइए, इस पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए कि नहीं? सीबीआई जांच हो, लेकिन है कि इसमें जब पता चला चीजों का, जब शिकायतें आई हैं, सब कुछ हुआ, उसके बाद उसकी जांच की जा रही है। अनीता जी, आप बैठे बैठे यहां पर मुकर गए? नहीं, मुकर नहीं, आप हंसी वाले बहुत गंभीर विषय है, मैं इसलिए इस विषय को लेकर आया, वरना बैठ के मैं भी यहां पर कुछ और कर रहा होता। उन्होंने आपसे कहा ना, अभी ये चीज कही ना कि जहां भी गड़बड़ी हुई होगी उसको हम देखेंगे, उसको जो हम अभी तो आप कह रहे हो कि गड़बड़ी हुई नहीं है, चूक हुई है। हमने लापरवाही गड़बड़ी से जो भी है वो, मैंने कहा ना लापरवाही हुई है, चूक हुई है, उसका देखा जाएगा क्या हुआ, उसके बाद उसकी जांच होगी। जांच करने के लिए कहा, जो दोषी पाया जाएगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, ये भी तो बोला है, आश्वासन दिया है शिक्षा मंत्री ने। जो भी अपराधी होगा, जो भी उसको बख्शा नहीं जाएगा। फिर से एक आंकड़ा कोट कर रहा हूं आपके सामने। पिछले एक साल में, मैं सिर्फ 24 लाख छात्रों के भविष्य की बात नहीं कर रहा, पिछले एक साल में 63 लाख बच्चों ने परीक्षा केंद्रों में बैठकर परीक्षाएं दी हैं, अलग अलग। पेपर लीक के चलते वो प्रभावित हुए, कितने? 63 लाख। आपने कुछ पेपर्स के री एग्जाम करवाए, मगर नीट में धांधली की बात आ रही है सामने, री एग्जाम होगा कि नहीं? री एग्जाम के लिए कह के दिया गया, जिनके बेस पेपर आएंगे री एग्जाम होंगे। अगर कोर्ट के पास मामला का कोर्ट जो आदेश देगा उसको माना जाएगा, ऐसा तो नहीं कोर्ट के आदेश को। अगर कोर्ट के पास एक मामला पहुंच जाता है तो कोर्ट निर्धारित करेगी। बिहार, गुजरात, हरियाणा में गिरफ्तारी हुई है, क्या इससे साफ नहीं होता कि परीक्षाओं में बिल्कुल योजनाबद्ध तरीके से संगठित भ्रष्टाचार हुआ? देखिए, अगर इसको आप भ्रष्टाचार मानते हैं, जो मानते, जो भी व्यक्ति पाया जाए, तीनों राज्य हैं जहां हमारा तो पूरा देश है, हम तो पूरे देश को अपना मानते हैं। हमारे लिए पूरा देश हमारा अपना, जहां गलत होगा वहां पे उस पर एक्शन होगा, वो चाहे कोई भी राज्य हो, चाहे कोई भी जगह हो। हम पूरे देश के लिए बताते हैं, पूरे देश में क्या गलत होगा उसको गलती मानी जाएगी। और सबसे ज्यादा बच्चों के भविष्य का सवाल है ये, और बच्चों के भविष्य के साथ कहीं भी कोई ऐसी बेइंसाफी नहीं होगी, इसका हम आश्वासन देते हैं। आप भविष्य की बात कर रहे हैं। आप जब ये स्थिति आपके सामने आ गई, आप इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, आप इसे झूठ बोल रहे हैं और आप इसे गड़बड़ी कह रहे हैं। हम क्या कह रहे हैं, जब सुप्रीम कोर्ट के पास मामला पहुंच गया, सुप्रीम कोर्ट का आप तो कह रहे हैं ना, माना जाएगा। आप गड़बड़ी मानने को तैयार ही नहीं है। मैं तो कह रही हूँ कहीं ना कहीं लापरवाही हुई है। आपने तो एनटीए को जांच का जिम्मा दे दिया मैडम, जिनके ऊपर आरोप लग रहे हैं। एनटीए को जांच का जिम्मा नहीं दिया है, एनटीए से सुधार की व्यवस्था की जाएगी। एनटीए ने कहा काफी गड़बड़ियां हुई, उसको सुधार किया जाएगा। अच्छा, तो उनको जांच का जिम्मा नहीं दिया गया? अभी हमने कहा सुधार की आवश्यकता है, सुधार की आवश्यकता है और सुधार किया जाएगा और 100% होगा। आने वाले समय में बिल्कुल व्यवस्था को सुधारा जाएगा। अगर कोई सुधार रहेंगे उसको हम लोग लागू करेंगे, मानेंगे इजाद, लेकिन इसको एक राजनीतिक चर्चा ना बनाए। यही देश के भविष्य का सवाल है, एक जैसे होते हैं क्या हमारे। समाधान बताइए, समाधान। नारे आप लोग मंचों पर खूब लगा चुके, आपने भी गारंटी दी थी पेपर लीक नहीं होगा। ये गारंटी तब नहीं होती है जब आप राज्यों में होते हैं, वहां भी पेपर लीक होते हैं, लेकिन रास्ता समाधान क्या है वो बताइए। आपने तो बताया है कि तीनों राज्य भाजपा शासित है जहां से गिरफ्तारी। सर, मैंने ये भी बताया था कि राजस्थान में सबसे ज्यादा पेपर लीक हुए, वो नहीं सुना था आपने? नहीं, ये तो बताइए कि वहाँ पहले घोषित हो गया, ये तो सीधा मालूम हो रहा है कि इसमें घोटाला है, इसमें लोग मिले हुए हैं। उपाध्याय जी, सचिन पायलट क्यों धरने पर बैठते थे जी? क्यों बैठते थे सचिन पायलट धरने पर? और दूसरी बात, इनके जो कह रही है हमारी बहन जी कि जो लापरवाही हुई है, या जो भ्रष्टाचारी है, वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेंगे या चंदा दे देंगे, वो साफ हो जाएंगे। उपाध्याय जी क्या बातें कर रहे हैं, कहाँ का मुद्दा कहाँ उठा रहे हैं? कैसे मिलेगी? अरे आप करिए ना, क्या हुआ है? बात कर रही है,
कोशिश कर रहे हैं ना आप, हल्ला करते हो आप बता दीजिए ना। अभी आपको आता है क्या बाइकाट कर देंगे? हमारा यही सुझाव है कि पूरी लेकिन आप पूरी परीक्षा जीतते हो, सुप्रीम कोर्ट फैसला देगा क्या करना चाहिए? निपुण जी ये कह रहे हैं परीक्षाएं फिर से हो, यही न्याय है, क्या यही न्याय है? मैं एक बात कहूंगा, एक तो क्या इसमें राजनीति का कोई मुद्दा है ही नहीं, जिसकी जो गलती है स्वीकार करनी चाहिए और बाकायदा जांच चाहिए, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि यूपीएससी का एग्जाम छोटा हुआ मुझे लगा, और आज तक यूपीएससी का एग्जाम क्या यूपीएससी के लिए नहीं आया। तो मैं मानता हूँ कि जैसे एनजीओ संस्था है, जो संस्था है, अगर ये यूपीएससी के साथ एक इस प्रकार का कोऑर्डिनेशन बनाया जाए कि भाई इनको सीखा जाए कि वो अपने एग्जाम पढ़ना कैसे करते हैं, किस प्रकार से कि आज तक उनको इस प्रकार को एजुकेशन मिली और बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से आपका एग्जाम होता है। और जब ये बात कि खुद हमारे जी कह रहे सुधार कर है। निपुण जी प्लीज फोन पास ले आइए। हाँ, उसी बात कह रहा हूँ, सुधार निश्चित रूप से है, सुधार कर सकता है यूपीएससी संस्था के माध्यम से इनको जानकारी होनी चाहिए, कैलेंडर पहले से जानकारी होनी चाहिए, कैलेंडर क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, इस प्रकार से बहुत सारी चीजें हैं। तो पेपर अगर हम बात करते हैं रीड की, लेकिन इशू थोड़ा सा टेक्निकल मामला क्या है कि 23-24 लाख बच्चों को दोबारा से एग्जाम में कराना, जो बच्चे पास हो गए वो उनका क्वेश्चन ये है कि भाई अगली बार हो सकता है कि हमारे 715 नंबर ना है, 716 नंबर ना है, हम 680 में टिक जाए, हमारी उसका ना हो पाए, हम एक साल की तैयारी 6 महीने बाद 3 महीने कुछ टाइम देगी गवर्नमेंट, जब दोबारा पेपर होगा तो उन्हीं उनका भी पसंद कर आएगा क्या हमारा फिलहाल पेपर माना जाएगा। तो बहुत सारे टेक्निकल इश्यूज हैं। कोई भी इत्तेफाक रखते हैं जो बात निपुण जी कह रहे हैं? जी देखिए तिलक जी, भाई मुझे तो ऐसा लग रहा कि आज हिंदुस्तान की जो शिक्षा व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं वेंटिलेटर पे जा रही, और इसे हमें पहला इशू में लेकर आना पड़ेगा और फिर से वार्ड में हमें शिफ्ट करना पड़ेगा। और तिलक जी मैं याद दिलाऊं, क्योंकि सभी यहाँ शिक्षा क्षेत्र से जुड़े, अनिता बहन को छोड़कर हिंदुस्तान के अंदर ऐसी शिक्षा व्यवस्था थी कि सबसे जो पहली यूनिवर्सिटी थी, मैं नालंदा और तक्षशिला यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, वो हिंदुस्तान में बनी और यहाँ विदेशों से हिंदुस्तान के अंदर लोग पढ़ने के लिए आते थे। आज सिचुएशन क्या है तिलक जी, आज हमारी शिक्षा व्यवस्था पे तो हिंदुस्तान के बच्चों का भरोसा रहा नहीं, और उसी का परिणाम है कि आज हिंदुस्तान से बाहर जो है बच्चे पढ़ने के लिए जा रहे हैं। और मैं तिलक जी आपको आंकड़ा बता दूं, जरा अनिता मैडम भी ध्यान से सुने, अमेरिका के अंदर सबसे ज्यादा पढ़ने वाले बच्चे अब हिंदुस्तान के हो गए। क्यों भाई, आप कितना पैसा अमेरिका को दे रहे, आपको इस पर भी विचार करना पड़ेगा। हमें अपनी शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करना पड़ेगा, शिक्षकों के ऊपर हमें भरोसा दिखाना पड़ेगा। जो नियुक्तियां अभी है, क्योंकि खास तौर से सरकारी शिक्षक मेरे साथ में बैठे, आप इनसे पूछो कितने जो है शिक्षकों के पद खाली पड़े, प्राथमिक से लेकर उस शिक्षा व्यवस्था तक आपको सारे के सारे पद भरने पड़ेंगे। और तिलक जी, जो ये पेपर एग्जाम की व्यवस्था है, इसमें भी ज्यादा से ज्यादा शिक्षकों का इन्वॉल्वमेंट करना पड़ेगा। आप देखो फिलहाल जो एग्जाम कराने वाली संस्थाएं हैं उनमें बहुत ज्यादा शिक्षकों का इन्वॉल्वमेंट कह रहे हैं री एग्जाम कोई सॉल्यूशन नहीं है। नहीं देखिए भाई, मैं निपुण जी की बात से सहमत नहीं, मुझे तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा कि ये री एग्जाम कराना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से पूरे हिंदुस्तान से जो है इस तरीके की डिमांड उठ रही है और खास तौर से रोष है छात्रों के अंदर भी, अभिभावकों के अंदर भी, तो कहीं ना कहीं इनको एग्जाम ये दोबारा से कराना पड़ेगा। रही सरकार की बात, तिलक जी जितने भी पेपर लीक हुए, सरकार पहले तो इस बात को मानने को ही तैयार नहीं होती कि भाई पेपर लीक हुए, फिर सरकार इन पेपरों को दोबारा से कराने के लिए सहमति नहीं देती। अब ऐसी बात जो है ये निपुण जी कह रहे, लेकिन फिर जब सरकार के ऊपर प्रेशर पड़ता है चारों तरफ से, तो फिर सरकार दोबारा से जो है एग्जाम कंडक्ट कराती है। हमने पूर्व में भी देखा, चूंकि मैं तो यूपी से बिलोंग करता हूँ, यूपी पुलिस की भर्ती का जब पेपर लीक हुआ, ये तो मानने को तैयार नहीं थे कि पेपर लीक होगा, जबकि पेपर सड़कों पे जो है घूम रहे थे। कुछ कहना चाह रही हैं? कुलदीप जी, मैटर अब कोर्ट के पास है, कोर्ट जैसा कहेगी वैसा किया जाएगा। अगर मैटर सरकार के पास नहीं, कोर्ट के पास जा चुका है, अब कोर्ट जैसा आदेश वो कहेगी एग्जाम होना चाहिए
तो होगा, वो कहेगी नहीं होना चाहिए तो नहीं होगा। ये अब आप हमारे और सरकार के बीच में नहीं है, अब जब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाए और सुप्रीम कोर्ट के आदेश से होगा ना जो होगा। अब ये तुम्हें एक सेकंड सुनिए, हमारी सर्वोच्च व्यवस्था है, जब सुप्रीम कोर्ट के पास कोई मैटर चला जाता है तो उसके आदेशानुसार मानना पड़ता है। अब ये सरकार के पास है कि सरकार इसको कहने की हाँ जी आप फिर से करा दीजिए, ना वो आपका करा देंगे, सुप्रीम कोर्ट होता है सब उसको मानना देगा या नहीं होने चाहिए। अमेरिका में बच्चे जा रहे हैं, आपने बोला ना बाहर अमेरिका बच्चे जा रहे हैं, वो पैसे वाले लोग अपने बच्चों को भेजा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे पढ़ाई नहीं होती है, ये हिंदुस्तान में यूनिवर्सिटियां नहीं, अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटी है जो पढ़ते हैं बच्चे और सभी स्कॉलरशिप पे पढ़ते हैं बच्चे, एक से एक यूनिवर्सिटी। लेकिन लोग पैसे वाले खुद बाहर भेजना चाहते हैं बच्चों को, और बच्चों को बाहर भेजना चाहते हैं। माँ बाप की कमी है, माँ की कमी है, बच्चों में शिक्षा की कमी नहीं है। शिक्षा नंबर 1 पे है, नंबर 1 पे है, नंबर 1 पे अभी है। आप इसको गलत समझ रहे हैं, गलत कर रहे हैं, आप इसको गलत प्रस्तुत कर रहे हैं। हमेशा पैसे वाले अभी जायदादें जो है वो विदेशों में जा रहे हैं पढ़ने के लिए और माँ बाप भेज रहे हैं। आपने हिंदुस्तान में आप इसको गलत मत बोलिए। अनीता जी छोड़िए उस बात को, कौन बड़े बड़े नेता हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं जो अपने बच्चों को विदेश पढ़ने के लिए भेजते हैं, अब कई छोड़िए उस बात को। शिक्षा की कमी नहीं है, देखिए एक मिनट, इसका समाधान सिर्फ इतना सा है, जिस दिन सरकारी स्कूल में नेताओं के बच्चे, ठीक जिस दिन, फिर मैं उपाध्याय जी के पास जा रहा हूं, इस बात को चलते चलते बोल रहा हूं, जिस दिन नेताओं के बच्चे, डीएम साहब का बच्चा, एसडीएम का बच्चा छात्र बन के सरकारी स्कूलों में जाएंगे, उस दिन व्यवस्था सुधर जाएगी। नहीं अनीता जी, उस दिन ये सारी व्यवस्था सुधर जाएगी, शिक्षा व्यवस्था। शिक्षा व्यवस्था ऐसा नहीं, डिग्री हुई भी नहीं है तो आप कह रहे हैं ना, मैं तो सिर्फ निचले स्तर से कह रहा हूं, वहीं से सुधर जाएगी सब कुछ। देखिए आज आपको सिर्फ एक आदेश जारी करना है, उसमें मन करे तो पत्रकारों के बच्चों को भी जोड़ दीजिएगा। नहीं, एक बात बता रही है, हमें आज यूनिवर्सिटी आदमी सरकारी चाहता है, कोई भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में नहीं करता है, सरकारी यूनिवर्सिटी में नहीं। मैडम मैं तो निचले स्तर पे बात कर रहा हूं, मैं बीमारी की जड़ पे जा रहा हूं। तो बीमारी की जड़ भी दूर की जा रही है, धीरे धीरे सुधार हो रहा है। फाइनल कमेंट आपका जी। अनीता जी और निपुण जी इस बात को मानते हैं, री एग्जाम कोई सॉल्यूशन नहीं है? नहीं तिलक जी, हमारे अनुसार देखिए कोर्ट ने 1563 बच्चों जो ग्रेस पाए हैं उनको परीक्षा की इजाजत दी है पूरे एग्जाम की, लेकिन ये सलूशन नहीं है। न्याय तो तभी होगा जब पूरे बच्चों को एक बार मौका मिले, क्योंकि पता नहीं कितने बच्चों के साथ अन्याय हुआ है ये तो मालूम है नहीं, क्योंकि 1563 बच्चे गए कोर्ट तो उनको मिला, जो कोर्ट नहीं गए तो उसको न्याय नहीं मिलना चाहिए। ये तो सरकार का काम है कि सभी बच्चों के साथ न्याय हो, पुनः एग्जाम हो ठीक 15 दिन के अंदर, और पुनः किसी प्रकार की कोई फीस न लिया जाए, अतिरिक्त फीस न लिए बिना समय लिए पुनः परीक्षा कराई जाए, और जो इसमें लापरवाही किए हैं या दोषी हुए हैं थैंक यू, उनको वक्त इजाजत नहीं दे रहा। उपाध्याय जी, कुलदीप जी, निपुण जी और अनीता जी, ये बहुत गंभीर विषय है, इसका समाधान सबको मिलकर सोचना चाहिए। जो बात निपुण जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि शिक्षक का भी एक दायित्व है, उस दायित्व को सबको निभाना भी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, थैंक यू सो मच। तो अब इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट क्या अगला आदेश निर्देश देता है, यह बहुत हद तक इस पूरे मामले पर निर्भर करेगा कि आगे क्या होगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।